स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? तो देखिएगा बेटा, एनटीए टीपीसी जेई मेन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पेपर नंबर 106 के बारे में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बेटा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए और आप लोगों को कोई पॉइंट अगर नहीं आता हो तो वो भी क्लियर हो जाए। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन व्हेन ROH इज सेम। तो सबसे पहले तो देखो एस्टरिफिकेशन होता है क्या है। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है RC डबल बॉन्ड OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, जहां से वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है। इसलिए हम जो भी एजेंट लेते हैं वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होने चाहिए, जहां पर हम जनरली कंसर्टेड H2SO4 को यूज करते हैं। इसके अलावा ड्राई HCl भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर अल्कोहल का तो क्लीवेज OH बॉन्ड है और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बॉन्ड क्लीवेज होता है। यहाँ से हमारे पास RC डबल बॉन्ड OR एसिड प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखना बेटा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये वाला अल्कोहल स्टार है तो यहाँ पर वाटर वाला ऑक्सीजन, अर्थात वाटर में जो ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से होता है। यह तो होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का जो रेट होता है बेटा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का जो अटैक होता है, हाँ एक चीज और क्लियर कर दूं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो होती है वो आपका क्या है, ये आपका NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का पार्ट है। एक स्टेप में तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन है और एक स्टेप में यहाँ पर आपका एलिमिनेशन पोर्शन है। अब आप देखो एस्टरिफिकेशन की जो रिएक्टिविटी है, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस है बेटा। ध्यान रखना, क्राउडिंग के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि यहाँ पर SN2 का पार्ट है तो क्राउडिंग के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज्यादा क्राउडिंग होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। तो इन केस ऑफ एसिड, अगर हम इन केस ऑफ एसिड की बात करें तो बेटा सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी फॉर्मिक एसिड की, क्योंकि यहाँ सबसे लीस्ट क्राउडिंग है। फॉर्मिक के बाद में आता है आपका एसिटिक एसिड, क्योंकि यहाँ पर ओनली मिथाइल है। एसिटिक एसिड के बाद में आपका आता है बेटा प्रोपियोनिक एसिड। इसके बाद में आएगा आपका आइसोब्यूटाइल वाला, आइसोप्रोपाइल वाला, और उसके बाद में आएगा बेटा सबसे लास्ट में टर्सरी ब्यूटाइल वाला, अर्थात कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हो, या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आइसोप्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हो, यहाँ पर इथाइल ग्रुप जुड़ा हो और या मिथाइल। ये इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्राउडिंग इंक्रीज हो रही है। क्राउडिंग स्ट्रिक इंडेंस इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। और अगर हम बात करें इन केस ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल के केस में भी क्राउडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मेथेनॉल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। मेथेनॉल के बाद में होगी बेटा एथेनॉल की, एथेनॉल के बाद में होगी बेटा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की, और उसके बाद में होगी टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, अर्थात क्राउडिंग के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बताइएगा, हमारे पास यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके साथ कनेक्ट ग्रुप जो है ए में वो टर्सरी ब्यूटाइल है। हमारे पास यहाँ पर जो कनेक्ट ग्रुप है वो आइसोप्रोपाइल है, यहाँ पर मिथाइल है और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड है। और आपको पता है रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड की, तो डी की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर एसिटिक एसिड की होगी, फिर आइसोप्रोपाइल की होगी और सबके बाद में टर्सरी ब्यूटाइल की होगी। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा DCBA। तो फर्स्ट आंसर आपका रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है, DCBA। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद Br2 plus H2O इज ट्रीटेड विद एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaNO2 सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। कहने का मतलब है कि द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एनिलीन, सबसे पहले हमारे पास एनिलीन है और एनिलीन का रिएक्शन करना है बेटा Br2 प्लस वाटर, अर्थात ब्रोमीन वाटर, और इट इज द पार्ट ऑफ ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
आपको पता है रिंग जो है वो ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। और आपको पता है एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पे रिंग में जा रहा है, इसका प्लस M है, तो ये आपका एक्टिवेटर्स ग्रुप है, एक्टिवेटर्स ग्रुप है ESR के। अर्थात रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। और रिंग में लोन पेयर जो है उसकी वजह से आपके पास यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ऑन ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन, ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसको हम ऑर्थो पेरा डायरेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब जब Br2 प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपको पता है ब्रोमीन प्लस वाटर के साथ का, इसका मतलब यहाँ पोलर है, और पोलर सॉल्वेंट की वजह से कंसंट्रेशन ऑफ आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस मोर होगी, इसलिए एक साथ अटैक होगा बेटा रिंग पर, और रिंग पर एक साथ अटैक होने की वजह से यहाँ भी Br, यहाँ भी Br और यहाँ पर भी Br आ जाएगा। अर्थात हमारे पास यहाँ से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। अब वो कह रहा है कि इसको ट्रीट करना है विद एक्वस NaNO2, इसका रिएक्शन करना है बेटा NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl। आपको पता है NaNO2 प्लस डाई HCl का मतलब हो गया यहाँ इन दोनों से बनेगा HNO2 नाइट्रस एसिड, ये डाई एजोटिनेशन है जिसके अंदर आपका बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से एनिलीन जो है वो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन गया आपके पास प्रोडक्ट। उसके बाद कह रहा है कि इन द कंपाउंड फॉर्मेड द क्लोराइड आयन इज कन्वर्टेड इनटू, अब इसका रिएक्शन करना है आपको टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ, अर्थात यहां से हम इसका रिएक्शन करेंगे BF4 आयन के साथ, बोरेट आयन के साथ। तो जैसे BF4 आयन के साथ करेंगे तो ये इसको रिप्लेस कर देगा बेटा, तो यहां से रिप्लेस करने से N2 प्लस BF4 माइनस बनेगा ये, और ऑर्थो पे Br, पेरा पे Br और ऑर्थो पे Br होगा। उसके बाद में कह रहा है कन्वर्टेड इनटू टेट्रा फ्लोरोबोरेट आयन एंड द फॉर्मेड कंपाउंड इज सिक्वेंसली ड्राइड, और जैसे इसको हम ड्राइड करेंगे बेटा यहां से ग्रुप हट जाएगा और यहाँ पर आपका फ्लोरो लग जाएगा, और फ्लोरो के साथ साथ यहाँ भी Br है, यहाँ पर भी Br है और यहाँ पर भी Br है। तो बताओ उसका नाम क्या होगा, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, और इसको पूरे को क्या बोलेंगे हम, फ्लोरोबेंजीन। तो इसका नाम होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो बताइएगा इसके लिए कौन सा आंसर आपका राइट है। तो आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, 1,3,5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ये तो तब बनता जब हम यहां से इसका रिडक्शन करते, अगर इसका रिडक्शन करते तो यहाँ पर H आ जाता और इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका तब बनता जब आपके साथ इसके साथ रिएक्शन होती। पेरा ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन ये पॉसिबल नहीं है, पेरा ब्रोमो एनिलीन भी पॉसिबल नहीं है। डी आंसर राइट है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको बताना है प्रोडक्ट एक्स क्या है। जहां पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का रिएक्शन 5 मोल HiO4 के साथ है। ध्यान दे बेटा HiO4 का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, यहां से ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और इसको बोलते हैं पेरोडेट, पेरोडेट ऑक्सीडेशन। और पेरोडेट ऑक्सीजन आर द रेस्पॉन्सिबल, ये रेस्पॉन्सिबल होता है डाइओल के लिए पहले, और अगर डाइओल नहीं हो तो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल के लिए। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी डाइओल की है, अगर डाइओल नहीं हो तो फिर है हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अब आप देखिएगा यहाँ पर ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से क्या होगा। तो पहले तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये ग्लूकोज है 1 2 3 4 5 और 6। आप देखिएगा इसके अंदर ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है,
और 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हमारे पास यहाँ पर फॉर्म एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। ये आपका 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। अगर ये सारे 2 डिग्री हैं तो बेटा इन सबके ऑक्सीडेशन से पहले आपके पास एसिड बनेगा और एसिड से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से भी हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो आंसर होगा वो क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड, 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 यहाँ से भी फॉर्मिक एसिड। तो 1 2 3 4 5, तो हमारे पास यहाँ से 5 मोल तो बनेंगे फॉर्मिक एसिड का और 1 मोल बनेगा आपका फॉर्म एल्डिहाइड का। कैसे होता है वो मैं क्लियर कर दूं कि अगर वन साइड क्लीवेज हो रहा है, अगर वन साइड क्लीवेज हो रहा है तो आपको पता है अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, और अगर 2 साइड क्लीवेज हो रहा है तो अल्कोहल से एसिड बनेगा, और अगर आपका 1 साइड क्लीवेज हो रहा है किसका, एल्डिहाइड का, तो उससे भी आपके पास एसिड बनेगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर जब होगा तो यहाँ से 1 होगा, तो यहाँ से 1 हुआ है इसलिए ये तो एल्डिहाइड में बदल गया, ये भी आपका एल्डिहाइड में बदलेगा, बट इस पर फिर दोबारा होगा तो इसका 2 बार हो गया इसलिए यहाँ पर एसिड बनेगा। यहाँ से 1 बार हुआ है, फिर दोबारा हो गया, फिर दोबारा हो गया और फिर दोबारा हो गया। तो इन सबका तो देखो इस वाले का, इस वाले का, इसका और इसका, इन चारों का तो 2 टाइम ऑक्सीडेशन होता है, और 2 टाइम ऑक्सीडेशन होने की वजह से एल्डिहाइड जो बनेगा वो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका 1 टाइम होता है बेटा, आपको पता है एल्डिहाइड का अगर 1 टाइम होगा तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बनेगा। इसका भी 1 टाइम होता है, और 1 टाइम होने की वजह से यहाँ पर अल्कोहल से केवल एसिड ही फॉर्मेशन होता है। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर राइट है। तो बेटा इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक कन्वर्जेशन है और बेस्ट क्वेश्चनों में काउंट है बेटा, क्योंकि कन्वर्जेशन अगर आपको आते हैं तो ऑर्गेनिक पे आपको कमांड हो सकता है, और कन्वर्जेशन को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो रिएजेंट गिवन है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो रिएजेंट क्या काम करता है। तो देखिएगा हमारे पास जो कन्वर्जेशन है उसमें मैं आपको बता दूं, हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है, 2 रिंग है, ये 1 रिंग है साइक्लोहेक्सेन। सेकेंड रिंग में आपके पास साइक्लिक एस्टर गिवन है बेटा, और यहां पर आपको एल्डिहाइड और यह एल्डिहाइड, अर्थात दोनों एल्डिहाइड सिस फॉर्म में है। सबसे पहले इसका रिएक्शन करना है डाइबल के साथ, और वो भी 1 इक्विवेलेंट। आपको पता है डाइबल है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और डाइबल जो होता है बेटा इट आर द सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। ये आपका सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो CN साइनाइड को एल्डिहाइड में, और आपका जो एस्टर होता है उस एस्टर से एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, अर्थात कार्बोनिल कंपाउंड प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो आप देखिएगा यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा बेटा, इधर अल्कोहल बनेगा और इधर आपका कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। तो देखो जैसे इसका रिडक्शन होगा बेटा, हमारे पास नेक्स्ट जो स्पीशीज बनेगी वो स्पीशीज ये होगी, हाइड्रोजन जो है वो अपनी पोजीशन पे रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां से ये ब्रेक होगा तो यहां बन जाएगा अल्कोहल, और ये जब ब्रेक होगा तो यहां बन जाएगा आपके पास एल्डिहाइड। तो हमारे पास फर्स्ट जो है उसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल बनेगा। अब उसके बाद आपको रिएक्शन करना है ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। आपको पता है ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का NaR है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पार्शियली नेगेटिव या पार्शियली पॉजिटिव, ये पोर्शन आपका नेगेटिव है, ये पोर्शन पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पर, पॉजिटिव नेगेटिव पर अटैक करेगा।
तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्पीशीज बनेगी यहां से वो ये होगी बेटा, तो यहां तो देखो आपके पास OMGBr आ जाएगा और यहां हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप ऐड हो जाएगा और यहाँ एल्कोहल का एल्कोहल रहेगा। थर्ड, इसका हाइड्रोलाइसिस करना है इन वीक एसिडिक मीडियम, और जब इसका वीक एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करेंगे बेटा तो आपको पता है ये यहाँ से इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और यहाँ पर भी आपके पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका मैं हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ बेटा, इसको मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। तो मैं इसको इधर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा तो देखो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगी, हाइड्रोजन सेम रहेंगे, यहां से हमारे पास अल्कोहल हो जाएगा और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 विनाइल ग्रुप होगा और यहां पर भी अल्कोहल होगा। अब उसके बाद हमें यहां पर PCC का रिएक्शन करना है। ध्यान रखना बेटा, PCC आर द सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आपका सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसको एल्डिहाइड, 1 डिग्री अल्कोहल अगर होगा तो बेटा उस 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, और अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो उस 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर 2 डिग्री है तो ये अल्कोहल आपका 2 डिग्री है, ये अल्कोहल आपका 1 डिग्री है, तो जो 1 डिग्री है वो एल्डिहाइड में, जो 2 डिग्री है वो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहां से जो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसमें आप देखिएगा यहां पर आपके पास C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, आगे आपके पास CH डबल बॉन्ड CH2 होगा और यहाँ हमारे पास C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, अर्थात यहाँ कीटोन और यहाँ एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बताइएगा अब आपके पास यहाँ आंसर कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन देखिएगा बेटा, रिंग के साथ हाइड्रोजन यहाँ है, कार्बन कीटोन CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ एल्डिहाइड बट एक कार्बन लेस है इसलिए ये भी रॉन्ग है। आप देखिएगा सी ऑप्शन में हमारे पास यहाँ से, तो ये आंसर भी आपका रॉन्ग है और डी भी रॉन्ग है बेटा। इसमें बी राइट है आपका। बी इसलिए राइट है तो क्या आप देखिएगा जब हमने यहाँ से इसका रिडक्शन किया था तो हमारे पास यहाँ से अल्कोहल बन रहा था, ये अल्कोहल है, यहाँ भी है, यहाँ ये अल्कोहल है, और जब हम यहाँ से अल्कोहल का क्या करेंगे सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन तो बेटा यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, तो एक कार्बन मैंने एक्स्ट्रा कर दिया यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट ये एल्डिहाइड बन जाएगा। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा बेटा? बी। तो इसका बी आंसर आपका राइट है क्योंकि हमने यहाँ पर एक कार्बन बढ़ा दिया था बेटा, तो यहाँ एक कार्बन बढ़ेगा नहीं, यहाँ पर एक ही कार्बन है और इसी कार्बन पे डायरेक्ट एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसका बी आंसर आपका राइट है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में सेलेक्ट द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम क्लोरीन एटम। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन एटम मैक्सिमम है। सबसे पहला क्लोरेल। क्लोरेल का फॉर्मूला होता है बेटा ये, क्लोरेल में 3 क्लोरीन एटम है। दूसरा आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म तो ऐसे ही आपका रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें तो आयोडीन है, क्लोरीन नहीं है। डीडीटी, डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीडीटी का फुल फॉर्म होता है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब आप चेक करो 3 to 5 क्लोरीन एटम है बेटा यहाँ, अर्थात ClCl, ये हो गया डाइफिनाइल और ये दोनों कार्बन के साथ, और यहाँ पर 3 क्लोरीन ये होता है। तो इसका मतलब यहाँ 5 एटम क्लोरीन के हैं जबकि कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 है, तो इसका आंसर होगा बेटा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मेथड बाय विच एसिटाल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिससे एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मेशन नहीं होगा।
अर्थात ये जीएमपी ऑफ एल्डिहाइड है। पहला रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल विद SnCl2 ऑब्लिक HCl फॉलोड बाय द वाटर। तो इथेन नाइट्राइल आपके पास ये होता है इथेन नाइट्राइल, इसका रिडक्शन करेंगे हम SnCl2 प्लस HCl के साथ। ध्यान दे बेटा, इसको बोलते हैं स्टेफन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? स्टेफन रिएक्शन। और स्टेफन रिएक्शन के वाया जब इसका रिडक्शन होगा तो यहां से इसके रिडक्शन के वाया आपके पास CH3CHO एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। पहले इंटरमीडिएट आपके पास यहां से CH3CH डबल बॉन्ड NH इमाइन होगा, और इमाइन का जब हम करेंगे तो यहाँ पर O और यहाँ पर H2 हो जाएगा, क्योंकि उसने फॉलोड बाय द वाटर भी दिया है। तो फॉलोड द बाय वाटर के द्वारा यहाँ से एसिटेल्डिहाइड बनेगा, जिसको हम स्टेफन रिडक्शन बोलते हैं। और इट इज द पार्ट ऑफ पार्शियली रिडक्शन, नॉट कंप्लीट रिडक्शन, इट इज द पार्शियली रिडक्शन। तो इसका फर्स्ट आंसर तो आपका राइट है, मतलब फर्स्ट से तो बनेगा। सेकेंड दे रखा है ऑक्सीडेशन ऑफ एथेनॉल विद PCC। इथेनॉल CH3CH2OH एथेनॉल का रिएक्शन PCC का मतलब होता है पिरिडीन क्लोरोक्रोमियम। तो देखो ये पिरिडीन है पॉजिटिव, और CrO3 ये होता है आपका पिरिडीन क्लोरोक्रोमियम। ये भी एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग है और कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा बेटा। ये भी आपका सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहां से नहीं होगा। तो यहां से भी आपके पास CH3CHO एल्डिहाइड बनेगा, तो यहां से भी एसिटेल्डिहाइड बनेगा। सी ऑप्शन अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल लीडिन क्लोराइड। लीडिन का मतलब हो गया जेम या विष, तो ये जेम हो गया। तो अब आप देखिएगा इथाइल लीडिन क्लोराइड, तो CH3CH, यहां भी क्लोरीन यहां भी क्लोरीन, और इसका रिएक्शन करना है एक्वस KOH, अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसके वाया यहां से आपके पास CH3CHOH हो जाएगा बेटा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से 2 H लगेंगे, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने से एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा। तो इसमें भी आपके एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब आता है लास्ट आपका D, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिटामाइड। हमारे पास ये है एसिटामाइड, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। और बेटा जब इसका हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एसिटामाइड से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। डी ऑप्शन से हम एसिटेल्डिहाइड नहीं बना सकते, बाकी सभी ऑप्शन में एसिटेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट आईपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका करेक्ट आईपीएसी नेम बताना है, अर्थात साइक्लिक ईथर है। आपको साइक्लिक ईथर के नोमेनक्लेचर से पहले मैं आपको इसका नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये साइक्लिक ईथर का फर्स्ट मेंबर है, इसको बोला जाता है ऑक्जीरेन। एक तो इसका कॉमन नेम है ऑक्जीरेन। सिंपल अगर हम बात करें तो इसका नोमेनक्लेचर 2 टाइप से किया जाता है, एक तो इपॉक्सी की फॉर्म में। तो आप देखिएगा, हम यहाँ से चेन लेंगे तो ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 2 इपॉक्सी। ध्यान दें, इस ग्रुप को हम सब्स्टिट्यूटेंट की फॉर्म में इपॉक्सी बोला है, और 1 और 2 कार्बन पे लगा इसलिए 1 2। तो 1 2 इपॉक्सी, और 2 कार्बन का चेन है तो 2 कार्बन के चेन के लिए क्या लग जाएगा? इथेन। ये तो हुआ इपॉक्सी की फॉर्म में। अगर इसको हम ऑक्सो की फॉर्म में करना चाहते हैं बेटा, तो जरा देखिएगा, इसका हम नोमेनक्लेचर ऑक्सो की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ऑक्सो की फॉर्म में करेंगे तो ये ऑक्सीजन भी कार्बन माना जाएगा। तो यहां से देखो आप 1 2 3, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ऑक्सो, और 1 2 3 3 कार्बन का चेन आ रहा है, तो 3 कार्बन के चेन के लिए हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन। ऐसे ही अभी हम इसका नोमेनक्लेचर करना है। आपको ऑप्शन में इपॉक्सी की फॉर्म में दिया है, तो हमें इस फॉर्म में इसका नोमेनक्लेचर करना है। आप जरा देखिएगा, यहाँ पर इधर आपका फंक्शनल ग्रुप है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग यहाँ से होगी बेटा 1 2 3। तो आप जरा देखो 3 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरो। और 1 और 2 पर 1 2 इपॉक्सी, क्योंकि अल्फाबेट में क्लोरो पहले आएगा, इपॉक्सी बाद में आएगा। और 3 कार्बन का चेन है, तो बताओ 3 कार्बन के चेन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो इसका करेक्ट आईपीएसी नेम होगा 3 क्लोरो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो बताइएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है।
अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23, इंटीजर का क्वेश्चन है। और सर ये क्वेश्चन आपका एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके सभी टेस्ट पेपर्स में, टेस्ट पेपर इसके बाद वाले जितने भी टेस्ट पेपर है सभी में होगा। बहुत इसको बार बार उन्होंने रिपीट किया है। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश एसिटोफिनॉन फ्रॉम बेंजोफिनॉन, अर्थात एसिटोफिनॉन को बेंजोफिनॉन से डिफरेंस करना है। तो आप जरा देखिएगा, ये होता है एसिटोफिनॉन और बेटा ये होता है बेंजोफिनॉन। सबसे पहला आपका रिएजेंट है 2,4-DNP। सबसे पहला जो रिएजेंट है हमारे पास वो है 2,4-DNP। और आपको पता है 2,4-DNP जो होता है वो टेस्ट फॉर कार्बोनिल ग्रुप के लिए होता है और दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप है तो दोनों ही स्टेज को शो करेंगे, तो यहां से आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। सेकेंड में दे रखा है एक्वस NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड। बेटा ये आपका NaR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और NaR 1/स्ट्रिक इंड्रेंस होती है और दोनों में ही बहुत ज्यादा क्राउडिंग है क्योंकि दोनों साइड आपके, इसमें दो साइड रिंग है, सॉरी यहाँ पर पीएच आएगा, इसमें एक साइड रिंग है, इसमें दोनों साइड रिंग है, इसलिए दोनों इस रिएक्शन को शो नहीं करेंगे, तो यहाँ से भी आपका डिफरेंस पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आपका रॉन्ग है। थर्ड बेनिडक्ट, आपको मैं क्लियर कर दूं कि सर बेनिडक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो तो टेस्ट फॉर एल्डिहाइड होता है और जबकि दोनों के अंदर कीटोन ग्रुप है तो इसका मतलब दोनों ही टेस्ट को शो नहीं करेंगे, तो यहां से भी सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आइडोफॉर्म, ये राइट है क्योंकि आइडोफॉर्म के लिए बेटा C+OCH3 अर्थात अल्फा पोजीशन पर मिथाइल होना कंपलसरी है तो आइडोफॉर्म होगा। आप देखो एसिटोफिनॉन में अल्फा पोजीशन पर मिथाइल है और अल्फा पोजीशन पर मिथाइल है तो यहाँ आइडोफॉर्म होगा, या आइडोफॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ से आइडोफॉर्म के द्वारा सेपरेशन पॉसिबल है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा 1, क्योंकि केवल इन फोर में से एक ही रिएजेंट ऐसा है जो इनमें डिफरेंस कर सकता है। इसी के साथ आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, दैट टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव केमिकल कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। इनमें से आपको केमिकली इनएक्टिव कंपाउंड बताना है। केमिकली ऑप्टिकली इनएक्टिव केमिकल कंपाउंड, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव से मतलब है जिसके अंदर क्रेज सेंटर ना हो, जिसके अंदर क्रेज सेंटर नहीं होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो देखिएगा, सबसे 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 पे हाइड्रोक्सी। अब आप जरा देखिएगा ये कार्बन आपका क्रेज सेंटर है या है नहीं है, तो यहाँ 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, बेटा यहाँ से सिमेट्रिकल पोर्शन है, ये क्रेज सेंटर नहीं है। अगर ये क्रेज सेंटर नहीं है तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। 2 आइडोब्यूटेन 1 2 3 4, ये 2 आइडोब्यूटेन है और बेटा 2 आइडोब्यूटेन में इस ग्रुप का चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ये कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये आपका रॉन्ग है। सी ऑप्शन है 2 2 डाइब्रोमोपेंटेन 1 2 3 4 5 डाइब्रोमो, यहाँ पर भी Br और यहाँ पर भी Br, इसके अंदर कोई भी आपका क्रेज सेंटर नहीं है, इसका मतलब आपका ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 क्लोरोप्रोपियोनिक एसिड 1 2 3, ये तो हो गया प्रोपियोनिक एसिड और 2 पे क्लोरो और यहाँ पे H और यहाँ पे मिथाइल, बिल्कुल ये क्रेज सेंटर है। अगर ये क्रेज सेंटर है तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। नेक्स्ट आता है नंबर 5 इथाइलिडीन क्लोराइड। इथाइलिडीन क्लोराइड का मतलब हो गया एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन, इसमें कोई क्रेज सेंटर नहीं है। अगर इसमें कोई क्रेज सेंटर नहीं है तो बेटा ये भी आपका क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। नेक्स्ट है इथाइलिन डाइक्लोराइड CH2, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, इथाइलिन डाइक्लोराइड में भी कोई क्रेज सेंटर नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा बेटा। तो फर्स्ट भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, थर्ड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, 5 भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, 6 भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब हम बात करेंगे 7 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन, तो 1 2 3 4, 2 पे क्लोरो और 3 पे क्लोरो,
तो आप जरा देखिएगा, ये भी आपका क्रेज सेंटर है बेटा। अगर ये क्रेज सेंटर है तो यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो यहाँ से तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आ रही है। हालांकि यहाँ पर 2 क्रेज सेंटर है आपके, और 2 क्रेज सेंटर है, उसके साथ में प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो यहाँ पर 3 आइसोमर्स बनेंगे बेटा। उन 3 आइसोमर्स में से 2 आपके एनियोमर्स होंगे और एक आपका मीजो होगा। उसने ऑप्टिकली एक्टिव पूछा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड, और 3 पे ब्रोमो 1 2 3 3 पे ब्रोमो। आप देखिएगा ये आपका क्रेज सेंटर है। अगर ये क्रेज सेंटर है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ब्यूटेन 1 ओल CCCCOH। आप देखिएगा इसमें कोई क्रेज सेंटर नहीं है, और अगर इसमें कोई क्रेज सेंटर नहीं है तो ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लास्ट आता है प्रोपेन 2 ओल। आप जरा देखिएगा प्रोपेन 2 ओल में 1 2 3 OL, यहाँ पर H, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पर भी कोई क्रेज सेंटर नहीं है। तो आपका ये कंपाउंड भी क्या होगा बेटा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो बताइएगा टोटल कितने कंपाउंड ऐसे हैं जो यहाँ से आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव है, अर्थात जो क्रेज सेंटर कंटेनिंग नहीं होते। तो फर्स्ट था आपका 4 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 1 2 3 4, इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव, सेकेंड वाला आपका ऑप्टिकल एक्टिव होगा, थर्ड वाला आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसके बाद में आपका फोर्थ वाला ऑप्टिकली एक्टिव होगा, फिफ्थ वाला आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इथाइलिन डाइक्लोराइड वाला जो है ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। उसके बाद में अगर बात करें तो 2,2,2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो यहाँ से आपके पास 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से 6 कंपाउंड ऐसे हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 6। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ आपका ये NTA TPC JEE मेंस पेपर नंबर 106 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि बेटा आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को उसके कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे।